Hey friends, today we are going to talk about the basic structure doctrine. It's a very amazing concept and I hope you will enjoy this video. ये कहानी पूरी की पूरी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 में। इस कहानी के 3 मेजर फैक्ट्स हैं। पहला, 345 मिलियन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड देन सेकंड, 75% of the total population dependent on agriculture. तीसरा, 50% of the national income coming from this agriculture products. तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिस्पैरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम जमीन थी। अगर उस जमाने का स्टैट्स देखा जाए तो वो था 7% ऑफ द लैंड ओनर्स ओन 54% ऑफ लैंड। बाकी जमीन जो थी वो क्या कहते हैं, झरने, पानी और फॉरेस्ट वगैरह थी। बट जो भी एग्रीकल्चर की जमीन आ सकती थी वो 7% लोगों के हाथों में थी और जो 6% ऑफ लैंड थी वो 28% ऑफ लैंड ओनर्स के हाथ में थी। तो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी थी उस टाइम पे। और क्योंकि हम कृषि प्रधान देश थे इसलिए हमारा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम इस डिस्पैरिटी को कम करें। इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। पहला लैंड रिफॉर्म्स जो लाया गया था तो वो था 1942 में, कुमारप्पन कमेटी के अंदर आया था। कुमारप्पन कमेटी जब 1942 में बैठाई गई तो उन्होंने बोला कि उनको मतलब जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि आप जमींदारी जागीरदारी को तो पूरी तरीके से अबॉलिश करिए, टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आइए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कीजिए, फिक्सिंग सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स कीजिए। मतलब कि एक थ्रेशोल्ड रखिए जमीन का कि उससे ज्यादा जमीन कोई भी अपने नाम पे खरीद नहीं सकता। तो ये सारे की सारी पॉलिसीज लेकर आए। इस पॉलिसी के बाद 1950 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चल के आ रही थी, यानी कि पहले इलेक्शन से पहले की जो गवर्नमेंट थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला जिस एक्ट का नाम था जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उस एक्ट के अंदर कई सारे राइट्स टेनेंट्स को भी मिलने शुरू हो गए और एक तरीके की सिक्योरिटी मिली उन लोगों को जो कि लैंड शेयर करके खेती बाड़ी करते थे। और फिर 61-62 तक आते आते जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे उन्होंने सबने अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास कर दिया। अगर उन्हें लगता था कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट किसी भी हद तक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो उठाकर अपना एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर डाल देते थे। और 9th शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी मिलती है फंडामेंटल राइट से। और यही पूरी कहानी है। तो आगे चलते हैं। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साइड में बना था, इट्स अ फन फैक्ट, तो मैंने डाल दिया। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस एज वेल। 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट जो कि चुनी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार बैठी थी 9 दिसंबर 1946 से। और इसकी आखिरी मीटिंग थी 24 जून 1950। तो कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था और 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने भी लग गया था। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो लैंड रिफॉर्म्स बन रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से ये लेकर आ रहे हैं, एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा है। अब तो फिर पास्ट इंडिपेंडेंस क्या था? अभी हमारे पास जो उद्देश्य था वो बहुत ही क्लियर उद्देश्य था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव या एम था वो बहुत ही क्लियर था कि हमें काम जो करना है वो लैंड रिफॉर्म्स को लेके काम करना है। बट अब इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देता है जिसमें आर्टिकल्स तो क्या, एक पूरा पार्ट 4 ही है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की है कि ऐसे ये आपके मूल आधार है जिन मूल आधारों पे आपको चलकर देश को विकसित करना है। तो इसी सोच को दिमाग में रखते हुए 39B और 39C आर्टिकल का गठन करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस 39B एंड 39C में बड़ी दिलचस्प बातें कही गई हैं। एक तो यह है कि that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। तो पहले तो इन्होंने कॉमन गुड की बात की गई है। कॉमन गुड होना चाहिए। कॉमन गुड किस तरह से आपको अचीव करना है? कॉमन गुड आपको अचीव करना है कि ओनरशिप और कंट्रोल जो मटेरियल रिसोर्स का जो कि कम्युनिटी को मिलते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए कि उनका एम हमेशा कॉमन गुड रहे। ठीक है, मतलब अगर इसको
नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो आपकी जो भी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका वितरण इस तरीके से होना चाहिए कि सबका भला हो सके, ठीक है। और सी कहता है कि ऐसी कोई भी इकोनॉमिक, अगर इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है जहां पे किसी एक इंसान के हाथ में ही सारी की सारी पावर, सारी की सारी जमीन और सब कुछ आ रहा है, तो आप उसको जाके रोकेंगे। आपका एक एक्टिव मतलब पार्लियामेंट एक्टिवली उसमें काम करेगा वेलफेयर स्टेट के उसमें, कि अगर इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है तो वो जाएगा और जाके उसमें एक पैरिटी लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यही करने के लिए क्योंकि अब ये करना था, ये तो मान लिया था उन्होंने, बट ये करने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो कि ये अलाउ करता हो पार्लियामेंट को कि वो जाके किसी का भी ऐसे कोई पार्ट छीन, मतलब जमीन छीन के ला सके, या जिस तरीके का भी नेचुरल रिसोर्स उनके अंडर है वो स्टेट अपने हाथों में ले ले, इस तरीके का कोई भी कानून नहीं था। इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 31 को डाइल्यूट किया गया और 3 मेजर बात कही गई। पहली मेजर बात थी कि स्टेट किसी की भी लैंड ले सकता है अगर वो कॉमन गुड के लिए हो, पब्लिक पर्पस के लिए हो, और दूसरा वो लैंड अगर लेना चाहता है तो उसको लेजिस्लेटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और तीसरा उस लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट में लिखा जाना चाहिए कि इस आदमी और औरत से जिससे भी आपने लैंड ली है आप उसको किस तरह से कंपनसेट करने वाले हैं। अब हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बना लिया, अब इसका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का पैरेलली क्या इफेक्ट आ रहा है? तो पैरेलली इफेक्ट ये आ रहा था कि रिडक्शन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, और ये दिया गया था अंडर आर्टिकल 31 में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 31 डाइल्यूट किया गया था, पर आर्टिकल 31 डाइल्यूट से ज्यादा वायलेट भी किया गया था। अब दो चीजें, वेयर इट इज गिवन दैट यू कैन नॉट वायोलेट और रिड्यूस फंडामेंटल राइट, ये प्रोटेक्शन कहाँ पे आता है? ये प्रोटेक्शन आता है आपका आर्टिकल 13 में। नाउ सेकेंड थिंग, वेयर इट इज गिवन दैट यू कैन अमेंड एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ आता है? कि ये आता है हमारा आर्टिकल 368 में। तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल रहा है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट को रिड्यूस या वायलेट नहीं कर सकते, वही वो बोल रहा है आर्टिकल 368 के अंदर कि आप किसी भी आर्टिकल को उठाकर उसको अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये दोनों ही जो है ये बिल्कुल 180 डिग्री पे है, पोल्स अपार्ट है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम क्या चाह रहे थे 39B एंड 39C, जैसे कि उसके अंदर कहा है कि आप ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनने ना दे जिससे अमीर और अमीर होते जाए और गरीब होते जाए, ठीक है। इसी डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। 1942 से हमने काम करना शुरू कर दिया था, हमने लैंड रिफॉर्म लेकर आए, हमने फर्स्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B इंट्रोड्यूस किया। इसकी पावर हमें कहाँ से मिली? इसकी पावर हमें मिली आर्टिकल 368 से। पैरेलली क्या हो रहा था? पैरेलली हमने ना चाहते हो और ना जानते हुए भी आर्टिकल 31 को रिड्यूस कर दिया, उसको वायोलेट किया, और जबकि उसके पास ये प्रोटेक्शन है कहाँ से? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 से। तो अब ये बात आती है कि आर्टिकल 13 बड़ा है या आर्टिकल 368 बड़ा है? एक्सटेंट ऑफ पावर क्या है? किसकी एक्सटेंट ऑफ पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू, मतलब दोनों के अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसकी पावर ज्यादा निकल कर आएगी? इसी अब ये बात चली रही थी कि किसकी पावर ज्यादा निकल के आई थी पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस उठे होंगे, बट इसके लिए बहुत दिलचस्प एक केस हुआ, जो कि केस का नाम था शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस था। सो 1950 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और ठीक 1 साल बाद ये केस भी आ गया था। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इस केस का फैक्ट है कि शंकरी प्रसाद सिंह वर्सियो, एक जो पिटिशनर है इसमें, वो चैलेंज करते हैं वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट की, क्योंकि पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। वो बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट आप लेकर आए हैं ये पूरी तरीके से खिलाफ है आपके फंडामेंटल राइट्स के। अगर हम मेन इशू की बात करें तो इशू है कि वेदर पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 368 दिया है उसी पे इन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा हो सकता है कि आर्टिकल 368 को आपको हटा देना चाहिए क्योंकि आपके पास नियम है ही नहीं, बट
कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप खुद ये बहुत बड़ी बात बोलता है कि जैसे जैसे समय और समाज बदलता जाए वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हम 368 को भी पूरी तरह से नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते, पर हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाए रखना है, तो हम आर्टिकल 13 को भी नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्यूल दैट इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल चैलेंज हो रहा था? आर्टिकल 31 चैलेंज हो रहा था। आर्टिकल 31 कहता है कि द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द amendment, especially its impact on the right to property under Article 31, violated fundamental rights and thus was unconstitutional। हाँ, तो बेसिक सी बात है कि अगर कोई आर्टिकल है, अगर कोई भी आपका एक्ट है या कोई भी आपने इस तरीके का अमेंडमेंट किया है, अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ ही होंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सेफ खेलता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट, इवन अगर वो फंडामेंटल राइट भी है तो भी वो उसको अमेंड कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो 13(2) में बताया हुआ है ना कि कौन कौन सी चीजें लॉ है, उसके अंदर अमेंडमेंट को लॉ नहीं बोला गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। और जो आर्टिकल 13(2) में बात की गई है वो बात की है केवल और केवल ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर। तो ये दलील देकर सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाता है और यहाँ पे हमारा 368 ऊपर हो जाता है आर्टिकल 31 के कंपैरिजन। तो अगर एक्सटेंट ऑफ पावर देखें तो एक्सटेंट ऑफ पावर बोला जाता है कि 368 का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 का एक्सटेंट ऑफ पावर है ही नहीं क्योंकि वो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसी पे क्या है, इसी पे आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बोलती है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी हिस्से को अमेंड करने की, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना अमेंडमेंट के लिए आए। अब बहुत दिलचस्प, अब ये बहुत सारे केसेस ऐसे पाइल ऑन होने लगते हैं कि आप हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स हमारा जा रहा है, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आने लगते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे 61 62 में स्टेट्स भी लेकर आने लगते हैं अपना रिफॉर्म्स लेकर आने लगते हैं, उनके भी जनता उनके भी खिलाफ बहुत सारे केसेस लेकर आने लगती है। तो इसी सबको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऐड करता है 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 9th शेड्यूल इम्यूनिटी देता है किसी भी तरीके के एक्ट को जो कि 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है। एक इट्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला इम्यूनिटी मिल जाती है उस एक्ट को। अगर वो जाकर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन भी करता है तो भी उस आर्टिकल को स्थगित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इसी अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए आया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के अंदर। और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का बैकग्राउंड ये था कि वो एक बीकानेर के राजा थे और वो चैलेंज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट को। इसमें मेजर इशू था कि पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट का, तो उसे जुडिशियल रिव्यू से आप निकाल देंगे। अगर उसमें किसी भी तरीके की धोखाधड़ी वगैरह अगर कुछ भी होता है तो भी इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड टू जुडिशरी। अब सज्जन सिंह पहला था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। इसमें आर्ग्यूमेंट था कि contending that the certain features of constitution were so fundamental that they could not be amended। इसमें साफ साफ बात यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते रहेंगे, आपने उसे एक बार बदला, आपने उसको दूसरा बार बदला, आपने उसको तीसरा बार बदला, तो आपके पास हर बार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक घर को जिस तरह से बनाते हैं आपके पास जो पोल्स और जो आपके पिलर्स होंगे वो सेम रहने चाहिए, और बाकी आप उस तरीके का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। यानी कि जो आप आत्मा रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की आपको वो सेम रखनी चाहिए, आप बाकी शरीर बदलते चले जाइए। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सो सुप्रीम कोर्ट ने दलील तो सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, बट इसके आगे कुछ बोले नहीं वो। द सुप्रीम कोर्ट इन केस डिड नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पर हाँ, उन्होंने कहा कि
election of the president, vice president, and governor were not immune to judicial review, and the judiciary could examine the constitutional validity of such amendments. ठीक है, तो उन्होंने अपना खुद का जो जुडिशियल रिव्यू करने का हक था उसको वहां पे रखा और कहा कि वो हक उन्हें उनसे पार्लियामेंट भी छीन नहीं सकती है किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करके। तो इस केस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पहली बार ये बताया गया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप उससे खिलवाड़ कर देते हैं तो आप पूरे के पूरे संविधान से खिलवाड़ कर देते हैं, फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता इतना टाइम लगा के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब बात करते हैं 1967 के केस की, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस की बैकग्राउंड देखते हैं। इस केस का बैकग्राउंड है कि इन्होंने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 17th अमेंडमेंट एक्ट की, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, फोर्थ एंड 14th अमेंडमेंट एक्ट की। ठीक है, और ये अमेंडमेंट एक्ट इसलिए था कि विच वर एम्ड एट प्लेसिंग सर्टेन लैंड रिफॉर्म्स लॉ beyond the scope of judicial review and restricting the fundamental rights to property. Challenge. The petitioner Nand Kishore challenged the amendments on the grounds that they violated fundamental rights, particularly Article 14, equality before law, Article 19, freedom of speech and expression, and Article 31, right to property. ये 3 आर्टिकल थे। इन्होंने बोला कि ये जो आपने अमेंडमेंट किए, अमेंडमेंट 7, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 17th, फर्स्ट, फोर्थ और 14th जो है, ये 3 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। वो 3 है 14, 19, 31। इसमें मेन इशू था कि वेदर द पार्लियामेंट हैड द पावर टू कमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एब्रेज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली द राइट्स टू प्रॉपर्टी। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी अगर पार्लियामेंट का मन आया तो उन्होंने हमें, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था 1950 में, तब तो उन्होंने खुद ही हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया, तो क्या बार बार इसी तरीके का खेल चल सकता है क्या? तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा मेजर इशू खड़ा हो गया था। अपर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, गोलकनाथ इसीलिए बहुत माना जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया था। वो था कि 6-5 की मेजोरिटी से डिसीजन आया था, बहुत ही नैरो मेजोरिटी से डिसीजन आया था कि पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर to amend the fundamental rights guaranteed by Part 3 of the Constitution. The major opinion held that their amending fundamental rights would amount to altering the basic structure of Constitution. तो Part 3 को बोला गया कि Part 3 में जो कुछ भी लिखा है ना वो फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हमने फंडामेंटल राइट चेंज किया तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए, और बेसिक स्ट्रक्चर के चेंज करने का हक पार्लियामेंट को है ही नहीं। पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, उसके पास एंडलेस पावर नहीं है, उसके पास ऑब्सोल्यूट पावर नहीं है, और वो अपनी लिमिटेड पावर को यूज करके ऑब्सोल्यूट पावर को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। तो इन्हीं सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने आके बताया। उन्होंने कहा कि that certain features of the constitution were immutable and could not be amended. This decision emphasized the supremacy of fundamental rights and limited the amending power of parliament. तो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्रीमेसी जो था पार्लियामेंट के साथ, कि पार्लियामेंट आ रहा है, उसकी बहुत सुप्रीम पावर्स है, वो पूरा 368 के अंदर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख सकता है। बट अब हम देखते हैं इस गोलकनाथ में पहली बार बोला कि सुप्रीमेसी की जो पावर है वो पावर है फंडामेंटल राइट्स के पास, पार्ट 3 के पास, और उसको नजर में देखते हुए आप साफ साफ उसको चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज नहीं कर सकते? आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को चेंज नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। और यही हमने आर्टिकल 13 में भी इसी को दिया है। इसी में हमारा आर्टिकल 13 भी उन्होंने ऐड कर दिया कि आर्टिकल 13 जो है वो अमेंडमेंट पे भी एप्लीकेबल होगा, और वो इसी लॉजिक से एप्लीकेबल होगा कि कि आप आर्टिकल 13 के अंदर जो भी आपने लिख रखा है कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल को अमेंड करते वक्त ये देखा गया कि आप इस आर्टिकल के जब अमेंड कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर रहे हैं, अगर ये देखा गया तो आप आर्टिकल 13 का अंदर आएंगे जो कि बोलेगा कि आप उसको वायलेट कर रहे हैं।
अब बात करते हैं हम लास्ट केस की, जो कि है केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका गोलकनाथ केस आने के बाद गवर्नमेंट हिल गई थी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के जजमेंट के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। उन्होंने जो बोला उसमें हाँ 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 मिलाते हुए चल रहा था। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है गोलकनाथ के केस के अंदर वो गलत है, और पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। अब अपनी लिमिटेड पावर को एक्सटेंड करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट लेकर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 25th, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 29th। 24th में बहुत दिलचस्प रहता है। 24th में जो आर्टिकल 13 होता है, उसमें आर्टिकल 13 बोलता है साफ साफ कि लॉ जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। उसमें होगा ऑर्डिनेंस, ऑर्डर बाय लॉ, सॉरी ऑर्डर बाय लॉ या रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेज, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लॉ है, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक जो वर्ड छोड़ दिया है वो है अमेंडमेंट। अब उन्होंने अमेंडमेंट छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि जो सीएए है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ है, जो अमेंडमेंट है वो काउंट नहीं होगा। ये एक दलील है। तो अब आर्टिकल 13 के अंदर ये सब क्लॉज 3, सॉरी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर आती है। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 में एक क्लॉज जोड़ा, क्लॉज 4, और आर्टिकल 368 में जोड़ा 3। उन्होंने 13(4) में बोला कि नॉट एप्लीकेबल, आर्टिकल 13 के लिए, कि नॉट एप्लीकेबल ऑन अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डन अंडर आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में बोला कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट्स मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो उन्होंने गोलकनाथ का जो पूरा था, जिस पे गोलकनाथ के जिस बेसिस पे गोलकनाथ का जजमेंट आया था, उस जजमेंट को ही पलट के रख दिया। पर केशव नंदा भारती इसमें आते हैं 1973 के अंदर, और इसको चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि ये जितने भी हमारे क्या कहते हैं, जो भी हमने अभी तक अमेंडमेंट्स आप लेकर आ रखे हो, ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ये वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आप ये नहीं बोल रहे कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि वो पार्लियामेंट की एक्चुअली ताकत कितनी है, वो 368 से ऊपर है, 68 से नीचे है। अब हम बात कर रहे हैं सीधे आके कि बेसिक स्ट्रक्चर है एक, जो कि एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और हम उसके वायलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आते आते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का जो औहदा है वो बहुत 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 हाई हो गया है, ठीक है। तो मेन इशू क्या था यहाँ पे इस केशव नंदा भारती केस में? केशव नंदा भारती केस में मेन इशू है कि वेदर देयर वर एनी इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशली रिगार्डिंग ऑल्टरिंग और डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऐसा कहीं पे भी ऐसा इम्प्लाई भी, मतलब ऐसी छोटी सी भी बात कहीं या इशारा कर दिया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने कि हाँ भाई आप किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, और इतना बदल सकते हैं कि आप उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है? क्या इतनी बड़ी पावर है, या किसी भी तरीके का एक छोटा सा लिमिट लगा रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्या बोलता है? जब सुप्रीम के कोर्ट के पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है ऐसे कि पार्लियामेंट के पास एक कहीं पे भी ऐसा लिखा गया होगा पार्लियामेंट, क्योंकि 368 तो बोलता ही है कि आप अमेंडमेंट कर दो, और उसके बाद कई सारे आर्टिकल यही बोलते हैं उसके अंदर कि हाँ समय के साथ तो आपको बदलते रहना चाहिए। तो हम फंडामेंटल राइट्स को समय के साथ क्यों नहीं बदल सकते? इस पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है अपने लैंडमार्क डिसीजन के अंदर, जो कि 7/6 की मेजोरिटी से आया था, कि पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पावर वाज नॉट एब्सोल्यूट, द कोर्ट formally introduced the doctrine of the basic structure, asserting that certain essential features of the constitution such as democracy, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू वर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, एक लाइन ड्रॉ करके बोलता है कि वैसे तो पार्लियामेंट के पास सारी पावर है 368 के अंदर, बट कुछ जो ऐसे इसेंशियल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बार बार वही बात हो रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर, एसेंशियल स्ट्रक्चर जो है
वो उनको नहीं कर सकता। अब वो बोलते हैं कि इसमें एसेंशियल स्ट्रक्चर में हमारा जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो रूल ऑफ लॉ है और जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, ये तीनों एक ऐसी चीज है जो भी, ये तीनों भी इसी चीज के अंदर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसी केस के एक जस्टिस थे हंसराज खन्ना, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अमेंडमेंट के जरिए। कि आप अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लेकर आते जा रहे हो और आप उसका जो भी एक स्ट्रक्चर बना के आपके फ्रेमर्स ने दिया हुआ था, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। दूसरा उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर इज जो है वो है फंडामेंटल राइट्स है। उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो एक बेसिक फीचर है, वो आप उनके फंडामेंटल राइट में उसकी झलक देख सकते हो कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या था जब वो राइट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू लाइवलीहुड की बात करते हैं, राइट टू रिलीजन की, राइट टू प्रॉपर्टी। तो उनके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, आप उस फ्रेमर्स के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है उसको ध्यान में रख के आप समझ सकते हो कि बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके बाद द डॉक्ट्रिन थर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द पावर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉक्ट्रीन है ये एक बेस बनाता है किसका, बेस ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट विच कॉन्फ्लिक्ट with or seek to alter the basic structure of the constitution। तो इस जगह से हमें, इस जगह से, हाँ हमें तो नहीं, इस जगह से सुप्रीम कोर्ट, यानी इस जगह से मतलब कि ये जो डॉक्ट्रीन है उससे राइट मिलता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिव्यू कर सके, स्ट्राइक डाउन कर सके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या किसी भी तरीके के एक्ट को जो कि पारित हो रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन, जो डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पावर देती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है क्या करने का, वो पावर देती है रिव्यू और स्ट्राइक डाउन करने का। ठीक है। The basic structure of the constitution have not been explicitly defined by the judiciary, and the claim of any particular feature of the constitution to be a basic feature is determined by the court in each case that comes before it। हाँ, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये समय के साथ जैसे जैसे समय आता चला जाता है वैसे वैसे ये चलता चला जाता है। और ये इसका सब केशव नंदा भारती 1973 में जब ये केस हुआ और ये 703 पेजेस का जो जजमेंट निकल के आया, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है आज की तारीख में कि आज की तारीख में उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि जब भी कोई केस होता है तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि केशव नंदा भारती के इसके साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे वो एक कॉर्पोरेट केस हो चाहे वो क्या क्रिमिनल केस हो। So that's it from my side, guys. Let me know if you have any other question or if there's any topic that you think I should create a video on.